कैद रेत की तरह होता है जो धीरे धीरे फिसलता ही जाता है। यही रेत वक्त के साथ कई लोगों के आशियाने बना देता है तो कई लोगों के घर तबाह कर देता है। अवैध रेत के खेल में ना जाने अब तक कितनी जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं, कई जिंदगियां बन चुकी हैं। कई लोग अवैध रेत के इस खेल में सीधे तौर पे शामिल रहते हैं और इनकी तिजोरी भर रहे होते हैं। इनमें सफ़ेद पोश होते हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कई ठेकेदार होते हैं, कई सप्लायर होते हैं, कई पत्रकार शामिल होते हैं। अवैध रेत के इस खेल में छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब गांजे की एंट्री हो गई। गांजे की एंट्री होते ही 4 पत्रकार और एक थानेदार जेल के सलाखों के पीछे हैं। इन 4 पत्रकारों की गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस विभाग ने आनन फानन में एक दरोगा की भी गिरफ्तारी कर दी और दरोगा जाते जाते सोशल मीडिया के माध्यम से एक नेता पे बाला घुसा गया है। क्या है पूरा मामला, बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सिरे पर बसे सुकमा जिले से एक खबर 9 अगस्त को निकल कर आई। 9 अगस्त की देर शाम बस्तर में 2 दशक से अधिक वक्त पत्रकारिता में गुजार चुके बप्पी रॉय समेत 4 पत्रकार क्रमशः निशु त्रिवेदी, मनीष सिंह और धर्मेंद्र सिंह ये अवैध रेत के गोरख धंधे का पर्दाफाश करने के लिए सीमांध्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसे कोंटा में अवैध रेत की तस्करी कर रहे ट्रक को रोक देते हैं सड़क पे। खबर मिलते ही कोंटा टीआई अजय सोनकर, जिनकी भूमिका इस पूरे प्रकरण में पूरी तरह संदिग्ध है, वो पहुंचते हैं और पत्रकारों से कहते हैं कि भैया आप रेत से भरी ट्रक को क्यों रोक लिए, आप होते कौन हैं। पत्रकारों ने जवाब दिया कि भैया ये अवैध तस्करी चल रही है, आप इस पे कार्रवाई कीजिएगा। दरोगा साहब कार्रवाई करने के बजाय पत्रकारों से उलझने लगते हैं। विवाद होती है, मामला निपट जाता है। उच्च अधिकारियों से पत्रकार टीआई को से फोन करवाते हैं और फिर अवैध रेत की तस्करी कर रहे उस ट्रक को थाने ले जाया जाता है। पत्रकार कोंटा के ही एक होटल में ठहर जाते हैं और सुबह करीब 9 बजे के आसपास ये पत्रकार कोंटा से लगे सीमांध्र के चिंतूर की तरफ निकल जाते हैं चाय कॉफी पीने के लिए। जैसे ही पत्रकार कार में सवार होकर चिंतूर पहुंचते हैं, चाय कॉफी पीकर वापस लौट रहे होते हैं, तो आंध्र पुलिस इन पत्रकारों की गाड़ी को रोकती है और कहती है कि आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है। पत्रकार भी बेखौफ होकर कहते हैं भैया तलाशी ले लीजिए, हमें क्या समस्या है। पत्रकारों को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उनके गाड़ी में 40 किलो गांजा रखवा दिया गया है। जैसे ही डिक्की खुलती है, पत्रकार हैरान कि भैया ये गांजा आया कहां से। और 9 अगस्त के दोपहर के बाद बस्तर के पत्रकारों के फोन गनगनाने लगते हैं कि उनके 4 पत्रकारों को गांजे के प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया गया है और पत्रकार इस बात को स्वीकार करने में बिल्कुल भी हैरान परेशान हो रहे हैं कि भैया संभव ही नहीं है कि हमारे पत्रकार साथी गांजे तस्करी जैसा कोई घिनौना काम कर सकते हैं। लगातार पत्रकार सरकार और सरकार में बैठे उच्च पदस्थ लोगों के साथ ही पुलिस से संपर्क करते रहे कि कहते रहे आप सीमांध्र की सरकार और पुलिस से निवेदन कीजिएगा कि हमारे जो पत्रकार साथी हैं वो किसी भी हाल में गांजा तस्करी जैसा कोई घिनौना काम तो नहीं कर सकते हैं। सरकार और पुलिस में बैठे हुए लोग भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि यह संभव ही नहीं कि ये 4 पत्रकार इस तरह का कोई घटिया काम, घिनौना काम कर सकते हैं या कोई गैर कानूनी काम कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस, छत्तीसगढ़ में बैठी हुई सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं वो लगातार पत्रकारों को आश्वासन दे रहे होते हैं, कहते हैं कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं सीमांध्र की पुलिस और सरकार से संपर्क करने की और उन्हें ये बताने समझाने की कोशिश की जद्दोजहद में है कि हमारे पत्रकार जो है जो गिरफ्तार हुए हैं इनकी भूमिका संलिप्त है, इन्हें किसी तरह से फंसाया गया है। 10 अगस्त की सुबह से फिर पत्रकार लगातार संपर्क कर रहे होते हैं। शनिवार का दिन रहता है। चिंतूर थाने दक्षिण बस्तर के अधिकांश पत्रकार पहुंचते हैं और वहां पे पुलिस से निवेदन करते हैं, बताते हैं कि हमारे पत्रकार इस मामले में बिल्कुल संलिप्त नहीं हैं। और 10 अगस्त से ही लगातार
कोंटा टीआई अजय सोनकर पर पत्रकार सोशल मीडिया पर हमला करते रहे, कहते रहे कि हो ना हो इस टीआई की भूमिका सीधे तौर पर इस पे संदिग्ध है या फिर ये टीआई इस पे सीधे तौर पे संलिप्त है। 11 अगस्त रविवार पड़ता है और 12 अगस्त को इन 4 पत्रकारों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर एनडीपीएस की धाराओं पे मामला पंजीबद्ध चिंतूर पुलिस जेल में ठूस देती है। 12 अगस्त को ही सुकमा पुलिस के जो कप्तान हैं किरण चौहान द्वारा सुकमा एसडीओपी के नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठित की जाती है। इस जांच में क्या कुछ निकलता है उसे भी समझिएगा। दरअसल 10 अगस्त को जब पत्रकारों की गाड़ी से गांजा जब्त किया गया, 9 अगस्त और 10 अगस्त की जो दरमियानी रात थी, उस रात के सीसीटीवी फुटेज होटल से गायब रहे, डीवीआर निकाल लिया गया। इस मामले की जांच करते रहे, तब यह पता चला कि कोंटा टीआई अजय सोनकर लॉज में पहुंचते हैं, वहां के कर्मचारियों को धमकाते हैं, डराते हैं और रात का सीसीटीवी फुटेज वो निकाल लेते हैं, डीवीआर निकाल लेते हैं। पुलिस की जांच में यही पाया जाता है और छत्तीसगढ़ पुलिस बेहद मामूली अपराध पंजीबद्ध कर टीआई अजय सोनकर को जेल में ठूंस देती है, निलंबित करके जेल में ठूंस देती है, ताकि पत्रकारों का जो आक्रोश है इसे किसी तरह शांत किया जाए। डीवीआर निकालने के आरोप में टीआई को जेल में जरूर ठूंस दिया गया, मगर अब पत्रकारों के मन में एक सवाल उफजने लगे। वो सवाल ये कि डीवीआर अजय सोनकर ने क्यों निकाला, सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ क्यों किया या फिर सीसीटीवी फुटेज को डिलीट ही क्यों करवाया। जैसी जानकारी निकल कर आ रही है कि 9 अगस्त की देर शाम जो विवाद हुआ, उस विवाद का बदला जो है टीआई ने इस गंदे जुर्म को देकर दिया है, जिसकी वजह से आज 4 पत्रकार आंध्र के जेल में पिछले 7 दिनों से कैद हैं। इधर पत्रकारों में काफी आक्रोश है। पत्रकार लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई जांच हो या एसआईटी गठित की जाए, मगर सरकार की तरफ से यह जवाब आ रहा है कि उन्हें नहीं लगता कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए। पत्रकारों में काफी आक्रोश है। पत्रकारों ने कोंटा में ही 4 राज्यों के पत्रकारों ने एक मौन प्रदर्शन किया। इसमें सीमांध्र, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के पत्रकार शामिल रहे और सभी पत्रकारों की एक ही मांग रही कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, उसके पीछे असल वजह भी समझने की कोशिश कीजिएगा। दरअसल 12 अगस्त को जब टीआई अजय सोनकर की गिरफ्तारी हो रही थी, तभी अजय सोनकर ने एक बाला नेता पे घुसा दिया। सोशल मीडिया पे अजय सोनकर अपनी गिरफ्तारी से पहले ये लिखते हैं कि नेताजी को बता देना। अब ये नेताजी कौन है? बड़ा सवाल ये है, क्या इस नेता की भूमिका संदिग्ध है? क्या यह नेता उन 4 निर्दोष पत्रकारों को जेल में ठूंसे जाने में सीधे तौर पे संलिप्त है? क्या इस नेता का संबंध उन रेत माफियाओं के साथ भी है जो अंतरराज्यीय रेत तस्करी के गिरोह में सीधे तौर पर शामिल है? इसी सवाल का जवाब तलाशने की पत्रकार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया है। घटना को घटे करीब 15 दिन होने को आए हैं, लेकिन पुलिस अब तक ये नहीं बता पाई है कि उस डीवीआर को टीआई ने क्यों निकाला, सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट करवाया गया उस दरोगा के माध्यम से। क्या ऐसे राज थे और पुलिस किस नेता को बचाना चाहती है? पुलिस ने अब तक एनडीपीएस के तहत टीआई के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया है? यह भी बड़ा सवाल है। पत्रकारों में काफी आक्रोश है। पत्रकार अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, ताकत जुटाए हुए हैं कि और भी साक्ष्य और 4 पत्रकारों की बेगुनाही से जुड़े हुए जो तथ्य हैं, जो प्रमाण हैं, उसे भी ले आए। दरअसल 9 अगस्त को जब ये 4 पत्रकार होटल में आराम कर रहे थे, तब इनके साथ 2 साथी और थे जिनका नाम इरशाद और पवन रहा है। इन दोनों ने 9 अगस्त की रात 9 बजे से 11 बजे तक अपने साथ कार लेकर गए। बप्पी राय की उस कार को लाकर होटल के सामने छोड़े और चाबी बप्पी राय को दे दिए, निकल लिए। सुबह से ही उनका फोन बंद रहा है। ऐसे में कई पत्रकार और कई लोगों का ये मानना है कि हो ना हो ये टीआई अजय सोनकर इन्हीं 2 लोगों के माध्यम से
कार में गांजा रखवाया होगा। इन दोनों के खिलाफ भी एनडीपीएस का मामला पंजीबद्ध हुआ है, मगर इरशाद और पवन आज भी फरार चल रहे हैं, पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। पुलिस इन्हें क्यों नहीं तलाश पा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। घटना को घटे इतने दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ आज भी खाली हैं। यदि ये दो आरोपी गिरफ्तार होते हैं तो कई पत्रकार जो इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि यदि ये दोनों गिरफ्तार होते हैं तो जाहिर सी बात है टीआई के खिलाफ एनडीपीएस का मामला पंजीबद्ध होगा और साथ ही उस नेता का नाम भी उजागर होगा जो इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दरअसल कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस नेता का संबंध सत्ताधारी दल के साथ है, इस वजह से सरकार जो है इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने से बच रही है, क्योंकि यदि सत्ताधारी दल के नेता पे इस तरह के आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगता है तो जाहिर सी बात है इस राजनीतिक दल पर बड़ा दब्बा या कलंक लग जाएगा। इसके साथ ही कई पत्रकारों का यह भी तर्क है कि पुलिस जांच में देरी इस वजह से कर रही है, पुलिस इस बात का जवाब इस वजह से नहीं दे रही है कि क्यों टीआई के द्वारा डीवीआर या सीसीटीवी फुटेज के साथ डिलीट किया गया है। वजह यह है कि खाकी पर पुलिस कभी नहीं चाहेगी कि गांजा तस्करी जैसा गंभीर और संगीन आरोप वर्दी पर लगे, यही एक वजह है। बहरहाल 4 पत्रकारों की रिहाई या फिर उनकी जमानत के लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत संभावना है कि वो 4 पत्रकार जल्द हमारे साथ हमारे सामने होंगे और संभवतः इस पूरे आपराधिक षड्यंत्र के जो रचयिता हैं उनका भी नाम उजागर होगा। मुझको लगा कि ये जानकारी आपको बता दूं कि कैसे उन पत्रकारों को सीधे तौर पर निशाना बनाया जा रहा है जो पत्रकार समाज का आईना होते हैं, वो पत्रकार जो आपके और सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं। आपको बता दूं कि बप्पी राय पिछले 2 दशकों से लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई जिंदगियां बचाई हैं, बनाई हैं, कई लोगों के भविष्य भी बनाए हैं। मगर अफसोस कि आज एक आपराधिक षड्यंत्र का शिकार होकर वो जेल में कैद हैं। बहुत जरूरी है समाज के हर तबके को, हर वर्ग को इन पत्रकारों के साथ खड़ा होने का, क्योंकि जब आप भी पूरी सिस्टम से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब आप इन्हीं पत्रकारों से मदद की गुहार लगाते हैं कि साहब आइए हमारी समस्या भी दिखाइए। संभवतः आप हमारी समस्या को दिखाएंगे तो गूंगी बहरी हो चुकी ये इस सरकार, इस सिस्टम के कान में जूं तो रेंगेगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इन 4 पत्रकारों की रिहाई के साथ ही सरकार पे दबाव बनाने के लिए इस रिपोर्ट को साझा जरूर कीजिएगा, ताकि सरकार इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करे, पुलिस निष्पक्ष जांच करे और उन 4 पत्रकारों की बेगुनाही जल्द से जल्द साबित हो और वो जेल के सलाखों से बाहर आए, आपके और हमारे बीच रहे और फिर वापस जनहित की पत्रकारिता कर आप सबकी समस्याएं सरकार और सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाए। आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको लगता है कि इन मुद्दों पे बात की जानी चाहिए, ऐसे मुद्दों पे बात की जानी चाहिए, ऐसे पत्रकारों के साथ खड़े रहने का ये वक्त है, तो आप इस रिपोर्ट को साझा जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।